ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें ना तो देखी जा सकती हैं और ना ही छुई जा सकती हैं, उन्हें बस दिल से महसूस किया जा सकता है। ये किसने कहा है? हेलेन केलर ने कहा है। शुल्क संग्राम बरकस शांति का पैगाम। ये आजकल आप देखिए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप फैसला ले रहे हैं, उसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। और अमेरिका, मैंने कहा ना कि बड़ा स्वार्थी है, और डोनाल्ड ट्रंप बड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान हैं। उनका जहां स्वार्थ पूरा होता है वहां वो जुड़ जाते हैं, और उनके लिए ना तो दोस्त मायने रखता है और ना ही दुश्मन मायने रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही शुल्क संग्राम छेड़ दिया। टैक्स जो जैसे को तैसा के सिद्धांतों पर चलता है। इससे पहले स्थिति यह थी कि व्यापार में मानवीयता का आधार रहता था। पिछड़े देशों को संरक्षण देने की बात भी होती थी। सामर्थ्यवान देश अधिक शुल्क चुका देते और तीसरी दुनिया के पिछड़े देश कम शुल्क पर अपना माल निर्यात कर देते। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अधिक निर्यात पर अधिक शुल्क और आयात पर कम शुल्क को लूट करार दिया। वह एक नया सिद्धांत लेकर आए, यानी जितना शुल्क आप लगाएंगे उतना ही हम भी लगाएंगे। व्यापार में मानवीय नहीं, अधिक से अधिक लाभ कमाने का आधार चलता है। अमेरिका जो शुरू से ही पूंजीवादी देश रहा है, वह इसका सबसे बड़ा तरफदार बन गया कर सामने आया है। मगर इस शुल्क युद्ध के अजब रंग ढंग हैं। जब अनुचित लगे तो व्यापार वार्ता करके शत्रु देशों पर थोपे गए शुल्क घटा दो। जाहिर है कि जहां लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ और कर राजस्व कमाने का है, मानवीय विकास उपेक्षित रह गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में डॉलर की प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए अपनी निर्यात पर अधिक शुल्क लगाने वाले देशों पर अमेरिका से निर्यात करते हुए भी अधिक शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप का सबसे अधिक नाराजगी चीन से थी, और जिस पर 145% तक शुल्क लगा दिया था। और मगर ऐसा व्यापार अपनी बात पर नहीं टिकता है। व्यापारिक लाभ तो कल शत्रु के आज परम मित्र बन जाते हैं। नया उदाहरण चीन का है। जब अमेरिका को अपने व्यापारिक हितों पर ठेस लगती दिखी तो उसने चीन पर थोपे गए शुल्क को घटा दिया और उन पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो गया। धौंस देकर यह समृद्ध देश उसके अगुआ ना केवल व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं, बल्कि अपने सामर्थ्य की हेकड़ी जमाने के लिए दुनिया में शांति का मसीहा भी बन जाता है। ट्रंप ने 24 घंटे की रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की घोषणा की थी। इजराइल हमास का युद्ध बंद करवाना भी उनके अनुसार चुटकी की बात है। मगर यह हर बात धौंस से नहीं चलती है। कुछ बातें संवेदना के स्तर पर आहत देशों को मुकाबला करने के लिए मजबूर करती रहती हैं। समृद्ध देशों की बातें बहरे कानों की नज़र हो जाती हैं। पता लगता है कि लड़ाई इसलिए करवाई क्योंकि हथियार बेचने थे। युद्धरत देशों के अमूल खनिज पर कब्जा करने की मंशा थी। अमेरिका जैसे समृद्ध देश युद्ध में यूक्रेन की जिंदा रहने को अपने पर निर्भर बता रहे हैं। इसलिए मुखर घोषणाओं के बावजूद 100 नियुक्त इस मध्यस्थ को शांति स्थापित करने में मुंह की खानी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में यह दर्द बार बार उभरा है कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच पिछड़े संघर्ष रुकवाने का श्रेय नहीं मिला है, क्योंकि भारत ने तो सिरे से अमेरिका की इस वर्चस्ववादी घोषणा को आप देखते हैं कि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान भी चुप रहा। कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे के अंदाज में ट्रंप बार बार शांति का मसीहा होने का दावा करते हैं, लेकिन इससे उद्धरा देश ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना, जब भारत सरकार, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने कोई घोषणा नहीं की, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी थी भारत और जो पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था उसके सीज फायर की। और बाद में मालूम चला कि वो कह रहा है कि हमने व्यापार का धौंस जमाया था कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, आप शांति स्थापित करिए, इसलिए भारत ने कर ली, पाकिस्तान ने कर ली। डोनाल्ड ट्रंप के मन में दर्द सवाया हो गया, और आप देखते हैं कि उनका कहना है कि वो भारत पाकिस्तान से संवाद कर उन्हें पूर्ण युद्ध के द्वार से वापस ले आए हैं। और आप देखिए, यह इतनी बड़ी सफलता थी, लेकिन आप देखेंगे इसका उचित श्रेय उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत नफरत है, दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। कटुता इतनी थी कि संघर्ष का अगला चरण परमाणु बम का इस्तेमाल था। उन्होंने कहा कि इस परमाणु युद्ध को रोक देना उनकी बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भी उनकी प्रशंसा नहीं कर रही है। भारत पाक दोनों परमाणु शक्ति हैं, एक बड़ी और एक छोटी, जरा भी समानता उसमें नहीं है, मगर वे इतने आक्रोश से भरे थे कि कुछ भी कर सकते थे।
ट्रंप ने इसे आधार बनाते हुए कहा कि तब मैंने हस्तक्षेप किया, मैंने कहा कि हम आपसे बहुत व्यापार करना है, इसलिए शांति बनाइए और व्यापार बढ़ाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह व्यापार की ताकत ही है जो राजनीति के फलक बदल देती है। संवाददाता सम्मेलन में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के संपर्क किया था, ट्रंप बोले हाँ किया था, मगर ऐसी अपीलें तो सारी दुनिया से हो रही थी, हमारी अपील से असर किया, और क्योंकि हमने कहा कि हम व्यापार के बारे में बात करेंगे। संघर्ष का देश मान गया और भारत के साथ उनका गुस्सा बाकी है। अब हम नया आदेश लाए हैं। भारत अपनी व्यापार को जारी रखने के लिए शुल्कों पर पुनर्विचार के लिए मान गया, और भारत दुनिया में सबसे अधिक शुल्क लगाने वाला देश है जो व्यापार को असंभव बना रहा है। मगर अमेरिका का दबदबा इतना है कि भारत अपना शुल्क 100% तक घटाने के लिए तैयार है। हमसे दुनिया के 150 देशों ने इसके लिए संपर्क किया, लेकिन हम सबके साथ शुल्क घटाने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, भारत को रियायत दी जा सकती है, लेकिन वह कम से कम यह तो माने कि हम भारत पाक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। अब हर कोई हमारे साथ सौदा करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उभरते देशों के निवेश को ऐसा सुरक्षित माहौल देंगे कि वे और उभर सके, इसलिए हमने भारत पाक में समझौता करवाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को नाकाम कर दिया था। याद रखना चाहिए कि भारतीय सौर और पाकिस्तानी कायरता का संघर्ष द्विपक्षीय था, लेकिन पता नहीं अमेरिका इसमें कहां से चलाया। शांतिपूर्ण संदेश तो हर देश दे रहा था, अमेरिका ने भी दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति एक व्यापारी हैं, कई चीज़ों को लाभ हानि के स्तर पर भी देखते हैं, इसलिए संघर्ष विराम का श्रेय वे खुद लेना चाहते हैं, तीसरा पक्ष बनकर मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तो संघर्ष का यह तेवर आतंकवादी घटनाओं के जवाब में आतंकी ढांचा नष्ट करने का था, लेकिन यह आदेश पूरा हो गया तो पाकिस्तान की पहल पर भारत ने युद्ध विराम कर दिया है। जीतने वाला भी नजर आ रहा है और पिटने वाला भी नजर आ रहा है। बीच में व्यापार के तराजू को हथियार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप बीच में कहां से आ गए। इसलिए बार बार दोहराने के बावजूद उनकी इस बात का कोई नहीं मानता है कि सैन्य संघर्ष रुकवाने में उनकी व्यापार शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। युद्ध इसलिए रुका क्योंकि पाकिस्तान को अपना पासा पलटते नजर आ रहा था। वह एक निर्लज्ज पराजय लेकर अपनी जनता को झूठ का एक और लॉलीपॉप नहीं पकड़ा सकता था, और अभी उस हालत में है भी नहीं कि पकड़ा सके, क्योंकि वहीं बगावत, आप देखिए बगावत के सुर उभर रहे हैं ना पाकिस्तान में। परमार्थ का दीप तुलसी कहते हैं कि नदी के किनारे उगने वाली घास कितनी ही निर्मल हो, लेकिन अगर कोई डूबता हुआ व्यक्ति उसे पकड़ने का प्रयास करता है तो वह घास भी उसे बचाने का भरकर प्रयास करती है, और अंत में या तो बचाती है या फिर टूटकर उसके साथ ही चली जाती। यहीं से शुरू होती है परमार्थ की सरिता। जब गंगा की पावन धारा यमुना के गहरे नीले रंग से गले लगती है तो वह केवल नदियों का संगम नहीं बल्कि एक सूफियाना राग पर पसारता है, और जिस तहजीब में मखमली आंचल समाया हो और जिसमें मनुष्यता की खुशबू बसी हो, ऐसा काव्य जो भारत की मिट्टी में प्रेम और करुणा के बीच बोता है, वह है समन्वय की धारा। यह तहजीब न संस्कृतियों का मेल है और न धर्मों का गठजोड़। यह तो वह चांदनी है जो हर दिल को रोशन करती है और जिसका अंतिम मुकाम है परमार्थ। इसका ऐसा रंग है जो आत्मा को स्वार्थ की नींद से जगाता है, उसे प्रेम की राह पर ले चलता है। इस तहजीब और परमार्थ के काव्य को सुने जहाँ चुनौतियाँ मायावी साए की तरह हैं, लेकिन इसकी कविता शायरी मन को भिगोते हैं। सांझा चूल्हे के धुएं से निकली सौंधी रोटी की खुशबू की कोई बंधाई परिभाषा होती नहीं है, और इसमें जहाँ भगवा रंगों का सैलाब है तो धरती की हरी तिमा है, और इसमें श्वेत हंसों के पंखों से निकली पावन पवन है। तो यह तो हवा है जो बनारस के घाटों पर मंत्रों संग नाचती है, लखनऊ की गलियारों में शायरी बनकर गूंजती है। यह वह दीपक है जो अयोध्या की रातों में टिमटिमाता है और दिल्ली की दरगाहों में सूफी समा बांधता है, गोवा की गिरजाघरों में शांति का पाठ करता है। यह तहजीब हिंदी की सरलता, उर्दू की नजाकत का वह संगम है, वैदिक संस्कृति की ऋचाओं का पावन नाद है, जहाँ कबीर की सखियों और रूमी की शायरी और तुलसी की चौपाइयों एक ही बांसुरी के सरगम से उपजती है। यह तहजीब मनुष्यता की मोहिनी राग है। यह सिखाती है कि इंसान का असल मजहब उसकी करुणा, उसका प्रेम है, उसकी वह उदारता है जो हर सीमा को मिटा देती है। यह तहजीब अकीदत मंदों पर गुलाब और केवड़ के फूलों की बरसात है। भूखों को निवाले, प्यासों को छबील के नीचे सौंधी मटकियां से निकले ठंडे पानी से कंठ तर करते हैं। इसलिए सूफी संत बुल्ले शाह कह उठते हैं, ना मैं मजहब का, ना मैं मुल्क का, और मैं तो बस इश्क का।
यह इश्क ही परमार्थ का मूल है। गंगा या जमुना का यही संगम हर मन में वसीमान होता है। यह वह नृत्य है जहाँ हर कदम प्रेम की ताल पर थिरकता है, जहाँ किसी अनजान के लिए रोटी का कोर तोड़कर देना ही इबादत है। और इस तहजीब में परमार्थ कोई बाहरी कर्म नहीं है, यह तो वह आग है जो अपने दिल में जलकर दूसरों के ताप हरती है। वह आप देखते हैं कि क्या वह दरिया है जो अपनी लहरों में सबको समेट कर निर्मल बनाती है। गंगा के तट पर साधु की तपस्या हो या फिर दरगाह में लंगा बांटते हाथ, गुरुद्वारा में सजदा में झुकते शीश, परमार्थ हर जगह एक ही रंग में रंगा है, वह मनुष्यता है। वह राग जो बिना साज के गाया जाता है। परमार्थ की राह आसान नहीं है, यह वह पथ है जहाँ स्वार्थ की माया मन को भटका है, जहाँ दुनिया की चकाचौंध आत्मा को थका देती है, फिर भी परमार्थ की कहानियाँ सितारों की सी चमकती हैं। वह लखनवी बुजुर्ग जो अपनी छोटी सी दुकान से भूखे को रोटी देता है, वह बनारसी पंडित जो गंगा तट पर तुलसी का पौधा बांटता है, वह सूफी शायर जो अपनी शायरी से टूटे दिलों को जोड़ता है, ये सब परमार्थ की ऋचाओं का सूफी नृत्य है। और यही वजह है कि रूमी गा उठे, बाहर की तलाश छोड़ दे ये मुसाफिर, तू में ही बसता है वह नूर ए इलाही। परमार्थ का पहला कदम मनुष्य की अपनी भीतर की तलाश से शुरू होता है और फिर जो हमें अपने से बाहर ले जाता है, दूसरों की पीड़ा को अपनी समझने की हिम्मत देता है। यह वह भक्ति का नृत्य है जो हर कदम पर प्रेम की मस्ती में झूमता है। लेकिन मायावी साये भी कम नहीं झुलसाते हैं इस परमार्थ को। इसका काव्य बिना चुनौतियों के रचा ही नहीं जा सकता है। आधुनिकता की आड़ में संकुचित होती छोटी सोच ही ठंडे हवाएं इसकी धुंधला रही हैं। आज बाजारवाद ने इंसान को इंसान से दूर कर दिया और तकनीक ने दिलों के बीच सन्नाटे बुन दिए। सामाजिक असमानता इस तहजीब का सबसे गहरा दर्द है। जब तक हर इंसान को बराबरी का हक ना मिले, यह समता का राग अधूरा ही रहेगा। गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता आज भी लाखों आत्माओं को इस तहजीब की मिठास से वंचित रखती है। परमार्थ का दीप तभी जल सकता है जब आप देखें हम दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करना छोड़ दें। सांस्कृतिक संकीर्णता इस काव्य को मलिन करती है। परमार्थ का राग तभी साकार होगा जब हम अपनी सीमाओं को तोड़कर हर आत्मा को गले लगाएंगे। परमार्थ का यह वह बगीचा है जहाँ रस खान की भक्ति और अमीर खुसरो की शायरी एक ही फूल की पाखुंडियाँ बनकर खिलती हैं। यह वह आकाश है जहाँ कबीर के दोहे अमीर के शेर तारों से टिमटिमाते हैं, जो मनुष्यता और परमार्थ को सबसे कोमल शब्दों में गूंथता है। आज जब यह दुनिया टकराव के साए में भटक रही है, यही परमार्थ हमें जीने की राह दिखाता है और यह हमें सिखाता है कि मनुष्यता ही वह राग है जो हर संकुचित बंधन को तोड़कर नया रच सकता है। परमार्थ का यह भाव हमें अपने भीतर की तलाश में ले जाता है, हमें याद दिलाता है कि धर्म से बड़ी दौलत हमारी मानवता है। इस तहजीब को केवल शायरी और गीतों तक सीमित ना रखकर इसे अपनी सांसों में उतारना वक्त का तगाजा है। इस सफ़र में एक दूसरे का हाथ थामें और एक ऐसी सुबह रचें जहाँ हर दिल में इश्क और हर हाथ में परमार्थ का दीप जले। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है। नियत पर सवाल। वर्तमान निदेशालय के कामकाज को लेकर कई बार से उंगलियां उठ रही हैं। देखिए, ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, ये प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है और 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत उसकी अतार्किक छापेमारियों पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। विपक्ष लगातार कहता रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय सरकार के इशारों और बदले की भावना से कार्रवाई करता है, लोगों को परेशान करने की नीयत से सीखचों के पीछे ढाल देता है। मगर शुरू में अदालत ने ईडी के कार्रवाई में दखल देने या उन पर रोक लगाने के लिए इसलिए इनकार कर दिया था कि ऐसे मामले भ्रष्टाचार के अलावा आतंकवादी संगठनों को लाभ पहुंचाने से भी जुड़े हो सकते हैं। मगर फिर ऐसा देखा गया कि निदेशालय अनुचित तरीके से और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को गिरफ्तार उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रहा है। तो अदालत ने उसे मर्यादा का पाठ पढ़ाया।
फिर भी ईडी का रुख में कोई बदलाव नहीं आया और तब अदालत ने पूछा कि आपके आरोप पत्रों की तुलना में दोष सिद्धि कितनी कम क्यों है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में उसे निर्देश दिया कि बिना पुख्ता सबूत के किसी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने चाहिए, मगर इसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, सर्वोच्च अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब आप लोग भी तो एक सवाल पूछते रहते हैं कि भैया ईडी का दुरुपयोग होता है। देखिए, बिल्कुल होता है, कांग्रेस के समय में भी होता था, आज भी होता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि हर मामले में होता है। और आप देखते हैं कि दुरुपयोग इस तरह से मालूम चल जाता है। आपने कभी सुना है किसी सत्ता पक्ष के नेता के पास ईडी का छापा डाला? नहीं, कम ही देखने को मिलेगा, ना के बराबर। आप देखेंगे अजीत पवार के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन पर कितनी कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो सत्ता पक्ष के साथ मिले सब दूध के धुल गए। तो ये रहता है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय सारी हदें लांघ रहा है, यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। दरअसल निदेशालय शराब की दुकानों को लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं के आरोप में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम यानी TASMAC के खिलाफ धन शोधन की जांच कर रहा है, पर इस पर TASMC ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई। अदालत ने उस जांच पर रोक लगा दी। यह पहला मौका है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी जांच पर ही रोक लगा दी। वह जांच के बाद आरोप पत्र पर बहस के दौरान निदेशालय की खामियों पर फटकार तो अनेक बार लगा चुका है, पर जांच पर रोक किसी भी जांच एजेंसी के लिए बड़ी बात होनी चाहिए। हालांकि इससे भी उस पर कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। दरअसल जांच एजेंसियां सरकार की इच्छाओं के अनुरूप कार्रवाई करती देखी जाने लगी हैं। वे एक तरह से सरकार के लिए अपने विपक्षियों पर शिकंजा कसने का औजार बन चुकी हैं। यही कारण है कि ईडी के निदेशक को बार बार सेवा विस्तार दिया जाता रहा है और उस पर सर्वोच्च न्यायालय को पूछना पड़ा कि क्या आपके इस पद के लिए कोई और योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए, तमिलनाडु की यहाँ बात हो रही है, देख लीजिए आप तमिलनाडु को। ये है हमारा प्यारा भारत, ये आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखिए, तमिलनाडु में DMK की सरकार है। किसकी? DMK की सरकार है। और आप देखते हैं कि केंद्र में BJP की सरकार है। यहाँ इसीलिए आप देखते हैं कि राज्यपाल के बीच भी और मुख्यमंत्री के बीच भी खूब तनातनी चलती रहती है, ये भी आप जानते हैं। तथ्य यह है कि ईडी ने पिछले 10-11 वर्षों में 4,000 से अधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए, मगर उनमें से दोष सिद्धि 1% से भी कम हो पाई है। फिर ज्यादातर मामले केवल विपक्षी दलों के नेताओं या उन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुए जो सरकार के अनुकूल नहीं थे। कई ऐसे भी मामले हैं जिनमें चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के मकसद से ईडी की कार्रवाइयां की गई। दिल्ली है और झारखंड के मुख्यमंत्री इसके उदाहरण है। कई नेताओं को बिना पुख्ता सबूत के जेल में भेज दिया गया और लंबे समय तक उनकी जमानत नहीं होने दी गई। और इन प्रकरणों से ईडी, आयकर विभाग और CBI जैसे जांच एजेंसियों की साख बुरी तरह प्रभावित हुई। ये एजेंसियां जब तक सरकारी दबाव से मुक्त होकर स्वायत्त तरीके से काम नहीं करेंगी, तब तक इनकी विश्वसनीयता बहाल नहीं हो सकती है। मरते मासूम, ये आप देखेंगे। आप लोगों का क्या सवाल है ईडी CBI के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। तो हमास के हमले के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया ने अब बेहद त्रासद रुख अख्तियार कर लिया है। इनके बीच भी खूब लंबे समय से चल रहा है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अंदाज ऐसे लगाया जा सकता है कि अब तमाम मानवीय तकाजों को ताक पर रख दिया गया और प्रभावित इलाकों में लोग भूख से मरने को मजबूर हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं दिखती कि अब एक तरफा हो चुके युद्ध में मरने वाले निर्दोष मासूम बच्चे हैं। गाजा में इजराइल के हमलों में जो लोग मारे जा रहे हैं वह एक पक्ष पर हैं, भक्ष। इसके समानांतर त्रासद और भयावह यह है कि इजराइल ने गाजा के प्रभावित इलाकों में मानवीय मदद पहुंचाने के भी सारे रास्ते बंद कर रखे। नतीजा है कि अब वहां लोगों और खासकर बच्चों के मारे जाने की बड़ी वजह भुखमरी बन गई है। गाजा के अस्पतालों में हजारों की तादाद में कुपोषण के शिकार ऐसे बच्चे जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, जिन्हें जान बचाने के लिए पेट भरने लायक खाना भी नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह चेतावनी जारी की थी कि अगर जल्दी मदद नहीं मिले तो सिर्फ 2 दिन के भीतर 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र भी लाचार दिखाई दे रहा है। दरअसल करीब 2 महीने से इजराइल ने सभी खाद्य सहायता और दवा और अन्य सामानों के गाजा की युद्ध प्रभावित इलाकों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों की आबादी रहती है। गाजा में रहने वाले
ये लोग पूरी तरह बाहरी सहायता पर निर्भर हैं, क्योंकि इजरायली हमले ने उन इलाकों की सभी खाद्य उत्पादन क्षमताओं को तबाह कर दिया। जाहिर है कि अब गाजा में अकाल का खतरा भी सामने आकर खड़ा हुआ है। मगर अब जो योजना किया है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इजरायल को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे हैं, जिनका हमास या आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं थे। सवाल है कि हमास के जिन हमलों को मानवता के खिलाफ बताकर इजरायल ने युद्ध छिड़िया, उसमें मासूमों को मारकर क्या हासिल हो सकता है। अब देख लीजिए, हमास ने शुरुआत की थी और इजरायल फिर रिएक्ट कर रहा है, और आप देखते हैं कि कितने भयानक तरीके से कर रहा है। ये हमारा प्यारा पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, रूस है, यूक्रेन है। यहाँ आपको इजरायल आपको देखने को मिल जाएगा। भूमध्य सागर है, लाल सागर है। अब आपको देखने को मिलेगा, देखिए इजरायल हमला कर रहा है। आप देखिए मासूम लोगों की भी जान जा रही है, जिनका इस युद्ध से कोई मतलब ही नहीं रहता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कहते हैं ना कि वो युद्ध किसी के लिए भी सही नहीं रहता है। वो कोई कहे कि नहीं नहीं हम आपके हमदर्दी हैं, बाद में छोड़ देते हैं। देख लीजिए हमास का क्या हाल हुआ, और हमास ने आप देखते हैं खुद गलती यहाँ के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज की जनसत्ता का ये संपादकीय पाठ है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।